प्रशस्त एकेडमी में आप लोगों का फिर से स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। यूके पीसीएस की इस सीरीज़ में हम डेली 25 प्रश्न व्याख्या सहित करवा रहे हैं। आप अपने स्कोर 1/4 नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखते हुए कमेंट कर दिया करें। तो चलिए हम अपनी टेस्ट सीरीज शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, लोक रत्न पंत गुमानी किस भाषा के साहित्यिक आदि कवि माने जाते हैं? ऑप्शन है ए गढ़वाली, बी राजो, सी अवधि, डी कुमाऊनी। तो देखिए इसका सही आंसर होगा डी कुमाऊनी। देखिए लोक रत्न पंत गुमानी कुमाऊनी भाषा के साहित्यिक आदि कवि माने जाते हैं। इनका जन्म 27 फरवरी 1770 को नैनीताल जिले के काशीपुर में हुआ था। इनके पिता देवनिधि पंत प्रेम से इन्हें गुमानी करके संबोधित करते थे। ये कुमाऊनी भाषा के प्रसिद्ध कवि थे। अच्छा, इनकी कृतियों को भी आप थोड़ा ध्यान रखें, जिसमें है रामना पंच पंचाशिका, राम महिमा, गंगा शतक, कृष्णा अष्टक, कालिका अष्टक इत्यादि। तो अष्टक करके इनकी दो हैं, कृष्णा अष्टक, कालिका अष्टक, और बाकी राम करके दो हैं इनकी, रामना पंच पंचाशिका जो कि ये एक बुक हो गई, और राम महिमा, बाकी एक गंगा शतक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, भुवनेश्वरी देवी मेला उत्तराखंड में कहाँ लगता है? पौड़ी में, अल्मोड़ा में, बागेश्वर में या फिर टिहरी में? तो देखिए भुवनेश्वरी देवी मेला उत्तराखंड के पौड़ी में लगता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। अच्छा, पौड़ी के देवी सौड़ में आयोजित माँ भुवनेश्वरी देवी मेला लगभग 200 वर्षों से आयोजित हो रहा है। यह मेला माता राजराजेश्वरी भुवनेश्वरी को समर्पित है। इस मेले में विभिन्न प्रकार के आयोजन होते हैं जो स्थानीय संस्कृति के अनुपम उदाहरण हैं। इस मेले के दौरान आयोजित होने वाला गेंद मेला काफ़ी लोकप्रिय है। तो भुवनेश्वरी देवी मेला पौड़ी में आयोजित होता है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के चारों धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ किन जिला समूहों में स्थित हैं? ऑप्शन देख लीजिए, उत्तरकाशी, चमोली, टिहरी, उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी, या फिर उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, या फिर अंतिम है उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, टिहरी। तो देखिए गंगोत्री और यमुनोत्री, गंगोत्री और यमुनोत्री ये दोनों किस डिस्ट्रिक्ट में है? उत्तरकाशी में, उत्तर काशी। बद्रीनाथ किस डिस्ट्रिक्ट में है? ये है चमोली डिस्ट्रिक्ट में, चमोली। और केदारनाथ जो है ये रुद्रप्रयाग में है, नाम में ही रुद्र है। ठीक है, तो इस तरह से अगर क्रमशः देखें तो उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, जो कि ऑप्शन हो जाएगा। देखिए इसमें ऑप्शन में तो इस क्रम में नहीं दिया है, मगर आपको इसी क्रम को याद रखना है क्योंकि क्रम से पूछा था इसमें। तो उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग। तो उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, वैसे एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन सी। हालांकि इसमें सीक्वेंस ये होना चाहिए था उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, मगर इसमें रुद्रप्रयाग, चमोली दिया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में निम्नलिखित में से कौन सा शीतलक प्रयोग में लाया जाता है? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी भारी जल, सी समुद्री जल, डी द्रवित सोडियम। तो देखिए पहले ये जान लीजिए जो रिएक्टर्स में शीतलक होते हैं उनका कार्य क्या होता है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर के कोर के तापमान को कम करने के लिए शीतलक का प्रयोग किया जाता है, और साथ ही साथ वहाँ की जो ऊर्जा वहाँ पे पैदा हो रही है उसे आगे ट्रांसफ़र करने का भी काम शीतलक करता है। इस कार्य हेतु सर्वाधिक उपयोग द्रवित सोडियम होता है, क्योंकि जो लिक्विड सोडियम मतलब कि द्रवित सोडियम होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है, लगभग 900 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। तो इसलिए ये इस काम के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है। तो आंसर हो जाएगा द्रवित सोडियम, और ये सबसे कॉमनली यूज्ड कूलेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को क्या कहते हैं?
प्लूटोनिक चट्टानें, वॉल्केनिक चट्टानें, रूपांतरित चट्टानें या फिर परतदार चट्टानें। तो देखिए, मैग्मा जब पृथ्वी के सतह के बाहर आता है तो उसे हम लावा कहते हैं, और इस लावा के ठंडे होने से जिन शैलों का निर्माण होता है उसे हम बहिर्वेधी आग्नेय शैल कहते हैं, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। ठीक है। और जब यह पृथ्वी के सतह के अंदर ठंडे होते हैं तो उनसे बनने वाले शैलों को हम अंतर्वेदी आग्नेय शैल या फिर इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कहते हैं। इनका एक और नाम है प्लूटोनिक रॉक्स या फिर हिंदी में पातालीय चट्टानें। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा प्लूटोनिक चट्टानें, क्योंकि क्वेश्चन में पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों के बारे में पूछ रहा है। अच्छा, एक पॉइंट और आप ध्यान रखेंगे, जब ये पृथ्वी की सतह के बाहर ठंडे होते हैं, ये जो लावा ठंडे होते हैं और उनसे जो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स बनते हैं, तो इनके जो रवे होते हैं वो हमेशा छोटे होते हैं, और जब अंदर की तरफ ये ठंडे होके इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स बनाते हैं तो इनके रवे चूँकि धीरे धीरे ठंडे होते हैं इसलिए वो बड़े होते हैं। अच्छा, एग्ज़ाम्पल में इंट्रूसिव मतलब कि जो पातालीय चट्टानें हैं वो उनके एग्ज़ाम्पल हो जाएंगे ग्रेनाइट, ग्रेनाइट, ग्रेबो और डायोराइट, डायोराइट, ये आप ध्यान रखिएगा। ग्रेनाइट, ग्रेबो, डायोराइट, ये तीनों जो है अंतर्वेदी आग्नेय शैल या फिर प्लूटोनिक रॉक्स के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, सुगौली की संधि के तहत किस अंग्रेजी प्रशासक ने गोरखों से गढ़वाल की सत्ता का कार्यभार संभाला था? ई गार्डनर, लॉर्ड हेस्टिंग्स, हेनरी कैपल या जेम्स ब्रून? तो देखिए आंसर यहाँ पे डी होगा, जेम्स ब्रून। इन्होंने गोरखों से जो है गढ़वाल की सत्ता का कार्यभार संभाला था। अच्छा, कुछ बेसिक पॉइंट्स जान लेते हैं सुगौली ट्रीटी के बारे में। देखिए, सुगौली ट्रीटी किस वजह से हुई थी? आंग्ल नेपाल या फिर गोरखा युद्ध की वजह से। ठीक है। तो ये जो आंग्ल नेपाल युद्ध था ये कब से कब चला था? ये 1 नवंबर 1814, 1 नवंबर 1814 से 4 अप्रैल 404 1816 तक चला था। अच्छा, और इसमें जो सुगौली की संधि थी वो कब साइन हुई थी? वो 2 दिसंबर 1815, जो कि ये डेट दी हुई है, इस दिन साइन हुई थी। अच्छा, साइन इस डेट को हुई थी और इसकी पुष्टि या रेटिफिकेशन जो है वो एक दूसरी डेट थी जो कि ये थी, जिसको ऑफिशियली माना जाएगा आंग्ल नेपाल युद्ध के ख़त्म होने की डेट। इस दिन जो है ये रेटिफाई हुई थी या इसकी पुष्टि हुई थी। ठीक है। अच्छा, तो हुआ क्या? सुगौली संधि के तहत अंग्रेजी प्रशासक जेम्स ब्रून ने गोरखों से गढ़वाल की सत्ता का कार्यभार संभाला था। ज्ञातव्य है कि इस संधि के तहत गढ़वाल क्षेत्र में अंग्रेजी प्रशासन की शुरुआत हुई तथा गोरखों को अंग्रेजी प्रशासन में हिस्सेदारी देने की व्यवस्था की गई। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो ये कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं और वो किन जगहों पे हैं उनको मिलान के लिए दिया है, तो देखना है इसमें से कौन सा गलत मिलान है। इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, ऋषिकेश, कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री रानीखेत, भारी विद्युत संयंत्र हरिद्वार, या उपरोक्त में से कोई नहीं, मतलब कि सभी सुमेलित हैं। यहाँ पे प्रश्न सुमेलित नहीं का पूछा है, तो देखिए ये सारे के सारे सुमेलित हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा डी। इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड ऋषिकेश में स्थित है। ये भारत सरकार के स्वामित्व वाली एक सार्वजनिक क्षेत्र की दवा है जो थोक दवा निर्माण और दवा खोज की कंपनी है, और इसके मुख्यालय नई दिल्ली, हैदराबाद, गुरुग्राम और ऋषिकेश में है। फिर दूसरा है कोऑपरेटिव ड्रग्स फैक्ट्री जो कि रानीखेत में है। इसकी स्थापना वर्ष 1954 में हुई थी और आयुर्वेदिक औषधियों का निर्माण 1955 से प्रारंभ हुआ था। भारी विद्युत संयंत्र हरिद्वार में स्थित है। तो इस तरह से इन तीनों को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, ढेकाला राष्ट्रीय उद्यान का प्रवेश द्वार है। यहाँ पे होना चाहिए किस। ढेकाला किस राष्ट्रीय उद्यान का प्रवेश द्वार है? राजा जी, फूलों की घाटी, कॉर्बेट या फिर गोविंद? तो देखिए आंसर यहाँ पे होगा जिम कॉर्बेट।
जिम कॉर्बेट का प्रवेश द्वार क्या है? ठिकाला। अच्छा, जिम कॉर्बेट के बारे में अगर थोड़ा सा जान लें, तो जो जिम कॉर्बेट है, ये भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना वर्ष 1936 में हेली नेशनल पार्क के नाम से लुप्तप्राय बंगाल बाघ के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु की गई थी। यह उत्तराखंड के नैनीताल जिले के रामनगर में स्थित है। और किस नदी के किनारे है ये? रामगंगा। ये भी आप ध्यान रखिएगा, रामगंगा रिवर के बैंक पे है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, पंच केदार वर्ग में निम्न में से कौन सा एक स्थल सम्मिलित नहीं है? कल्पेश्वर, रुद्रनाथ, तुंगनाथ या फिर विश्वनाथ? तो देखिए, आप जानते होंगे कि विश्वनाथ टेम्पल जो है ये कहाँ पे है? वाराणसी में। और ये पंच केदार का भाग नहीं है। पंच केदार में कल्पेश्वर, रुद्रनाथ, तुंगनाथ, इसके अलावा कौन कौन से हैं? मध्य महेश्वर और कल्पेश्वर। कल्पेश्वर हो चुका था, केदारनाथ, तो इसमें आप जोड़ दीजिए केदारनाथ, और एक और जुड़ेगा, कौन सा? मध्य महेश्वर। मध्य महेश्वर, ये पांचों मिला के, केदारनाथ, मध्य महेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, कल्पेश्वर, ये पांचों मिलके पंच केदार बनाते हैं, जो कि शंकर जी से रिलेटेड 5 तीर्थ स्थान है, जिसकी स्थापना पांडवों ने की थी। और ऐसा भी माना जाता है कि भीम एक बैल का पीछा कर रहे थे, जो असल में शंकर जी थे, तो वो लुप्त हो गए थे। तो उनके जो 5 जगहों पे उनके जो उनके शरीर के अंग मिले थे, वो 5 जो है तीर्थ स्थान के रूप में स्थापित हुए थे, जिनको पांडवों ने ही किया था, और उन्हें हम पंच केदार के नाम से जानते हैं। तो आंसर यहाँ पे विश्वनाथ हो जाएगा, क्योंकि ये पूछा था कौन इनमें से पंच केदार का भाग नहीं है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पिथौरागढ़ से 165 किलोमीटर की दूरी पर स्थित वह स्थान जहाँ ऊनी वस्तुएं जैसे कि शॉल, कालीन, कंबल, पंखी, पश्मीना, दुशालें आदि मिलती हैं। ऑप्शन देखते हैं। ग्वालदम, जोशीमठ, मनुस्यारी या फिर माणा। तो देखिए, आंसर यहाँ पे होगा मनुस्यारी। देखिए, पिथौरागढ़ से लगभग 165 किलोमीटर की दूरी पर मनुस्यारी है, जो कि एक खूबसूरत पर्वतीय स्थल है। यहाँ पे उत्तम किस्म की ऊनी वस्तुएं जैसे पश्मीना शॉल हो गई, ये आदि यहाँ बनाई जाती हैं। यहाँ पर रहने वाली स्थानीय आबादी कृषि कार्य के साथ साथ पशुपालन का भी कार्य करती है। पशुओं में भेड़, बकरियाँ तथा अन्य कई प्रकार के पशुओं को पाला जाता है, जिनके जो फर मतलब कि जो रोए होते हैं, उनसे ऊन की प्राप्ति होती है। और ये पर्यटकों के बीच बहुत प्रचलित भी हैं, ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो बाईं तरफ बोर्ड्स के नाम दिए हैं और दाहिनी तरफ मुख्यालय, इस शहर में उनके मुख्यालय स्थित हैं। तो कॉफ़ी बोर्ड, रबर बोर्ड, चाय बोर्ड, तंबाकू बोर्ड, ये लेफ्ट साइड में हो गए, और राइट साइड में जो शहर हैं वो बेंगलुरु, गुंटूर, कोट्टायम और कोलकाता। तो देखिए, जो कॉफ़ी बोर्ड है वो कहाँ पे स्थित होगा? उसी राज्य में स्थित होगा जहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉफ़ी पैदा होती है, मतलब कि कर्नाटका। तो मुख्यालय हो गया इसका बेंगलुरु में। रबर बोर्ड ये कहाँ पे है? ये कोट्टायम, केरला। केरला में रबड़ की खेती काफ़ी होती है। और चाय बोर्ड कोलकाता में है, क्योंकि ये पश्चिम बंगाल में है, और पश्चिम बंगाल में ही दार्जिलिंग है, जहाँ से चाय की खेती शुरू हुई थी एक तरह से। और तंबाकू बोर्ड ये है गुंटूर में। गुंटूर मतलब आंध्र प्रदेश। ये तंबाकू की खेती में एक अव्वल राज्य है। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा, क्या होगा? 1 3 4 2, ये हमारा आंसर होगा। 1 3 4 2 किस में है? बी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी कितनी है? 70 × 10⁵ किलोमीटर, 110 × 10⁵ किलोमीटर, 100 × 10⁵ किलोमीटर या 150 × 10⁵ किलोमीटर। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो औसत दूरी होती है वो होती है 150 × 10⁶ किलोमीटर।
ठीक है, 10⁵ में स्प्रिंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। 10⁶ जो होता है ये 1 मिलियन के बराबर होता है, और सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो औसत दूरी है वो 150 मिलियन के बराबर है, या फिर इसको आप कह सकते हैं 15 करोड़ किलोमीटर। ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हैं, इतनी दूरी होती है। अच्छा, यहाँ पे औसत दूरी क्यों लिखा है, इसको भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, हमारी जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्त में परिक्रमा करती है। मतलब कि जैसे ये हमारा सन है, तो पृथ्वी इसके चारों ओर एक दीर्घवृत्त में परिक्रमा करेगी, और सूर्य जो होगा इस दीर्घवृत्त मतलब कि एलिप्स के मेजर एक्सिस के फोकस पे होगा। ये पॉइंट होता है फोकस, और इधर होता है सेंटर। अच्छा, तो हमारी जो पृथ्वी है, तो जब इस ऑर्बिट में इसको ऑर्बिट करेगी, तो एक बिंदु होगा जब वो सूर्य के सबसे नज़दीक होगी। मान लीजिए ये बिंदु है, तो इसको कहा जाता है पेरीहेलियन। पेरीहेलियन। और ये कब होता है, ये होता है 3 जनवरी को। और जब घूमते हुए ये इस कक्षा में सूर्य से सबसे दूरी पे चली जाएगी, तो उसको हम लोग कहते हैं एपीहेलियन। एपीहेलियन। और ये स्थिति बनती है लगभग 4 जुलाई को। अच्छा, तो पेरीहेलियन की कंडीशन में जो पृथ्वी होती है वो सूर्य से लगभग जो है 147 मिलियन किलोमीटर दूर होती है। और एपीहेलियन के केस में ये लगभग 152 हो जाता है। ये दूरी जो है 152 मिलियन किलोमीटर हो जाती है। इन्हीं का औसत जो है 150 मिलियन या 15 करोड़ किलोमीटर होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, सागरों के ऊपर लगभग 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांश पर विद्यमान 2 कटिबंधों में से प्रत्येक हॉर्स अक्षांश कहलाता है। दूसरा कथन है हॉर्स अक्षांश निम्न दाब कटिबंध है। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? केवल एक और दो, केवल दो, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, जो हॉर्स अक्षांश होते हैं वो दोनों ही हेमिस्फीयर में स्थित होते हैं 30 से 35 डिग्री के मध्य। ठीक है, तो ये कथन सही हो जाएगा। और दूसरा ये कह रहा है कि हॉर्स अक्षांश जो होते हैं वो निम्न दाब कटिबंध होते हैं। तो पहले हम समझ लेते हैं कि क्या होता है, तब दूसरे का आंसर आप खुद दे पाएंगे। होता ये है कि जो हमारा डोल्डम या फिर इक्वेटर के पास का जो अक्षांश होते हैं, उस पर वायु जो है गर्म होकर ऊपर उठती है, और वो परिसंचरण करते हुए उत्तर और दक्षिण की तरफ बढ़ती है, जिससे कि हेडले साइकिल का निर्माण होता है। और लगभग 30 से 35 डिग्री नॉर्थ और साउथ दोनों में ये हवा नीचे उतरती है। ठीक है, जो कि चढ़ी थी विषुवत रेखा के पास, ये यहाँ पे उतरती है। तो इससे क्या होता है, वहाँ पे जो दबाव होता है, प्रेशर होता है, ये बहुत ज़्यादा होता है, बाकी जगहों की अपेक्षा ज़्यादा होता है। और जो वायुमंडल की परिस्थितियाँ होती हैं बहुत शांत होती हैं, मतलब बादल नहीं होते हैं, तेज़ हवाएं नहीं होती हैं, कुछ भी ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि सेकंड वाला जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये एक उच्च दाब कटिबंध होता है। और मध्यकाल में होता ये था कि जो हॉर्स के ट्रेडर्स होते थे, इस दाब कटिबंध के लगभग में जब पहुंचते थे, तो हवा न होने की वजह से और बहुत शांत परिस्थितियों की वजह से इनके जलयान आगे नहीं बढ़ पाते थे ठीक से, तो ये कुछ घोड़ों को समुद्र में फेंक दिया करते थे, इसीलिए इसका नाम हॉर्स अक्षांश पड़ गया। तो आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा सही, जो पूछा था केवल एक। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी सबसे लंबी है? अमेजन, आमूर, कॉन्गो, वांगो। तो देखिए, विश्व की 2 सबसे लंबी नदियां हैं, नील या नाइल, और दूसरी है अमेजन। तो इससे स्पष्ट है कि इन सूची में जो अमेजन है वो सबसे लंबी नदी होगी। अच्छा, थोड़ा अगर बेसिक जान लें नदियों के बारे में, तो जो अमेजन नदी है ये पेरू में एंडीज पर्वत से निकलती है, और इसकी कुल लंबाई कितनी है, निकलती कहाँ से है, पेरू से। इस बात को ध्यान रखिएगा, लंबाई लगभग है 6400 किलोमीटर। अच्छा, और इसका जो बहाव या फिर इसका जो बेसिन है वो ब्राज़ील, पेरू, कोलंबिया, बोलीविया, इक्वाडोर इत्यादि देशों में है। ठीक, और इसका जो रन ऑफ या फिर जो इसका मुहाना है वो कहाँ है, अटलांटिक सागर में।
इसको आप ध्यान रखिएगा। ये हो गए अमेजन रिवर। इसके बाद है आमूर। ये कहाँ बहती है? आमूर नदी बहती है रूस और चाइना में। अच्छा, ये निकलती है स्टानोवाय पर्वतमाला, जो कि रूस और चीन की सीमा पे है। इसकी लंबाई अगर आप देखें तो लगभग है 4,444, और इसका मुहाना जो है ये है प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर का भाग है टार्टरी जलडमरू मध्य, ठीक है, टार्टरी स्ट्रेट, वहाँ पे इसका स्ट्रेट में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। यह आमूर नदी हो गई। और फिर बात करें कॉन्गो रिवर की। कॉन्गो रिवर मध्य अफ्रीका के पठारी क्षेत्र से निकलती है। कुल लंबाई की बात करें तो लगभग 4700 किलोमीटर की है, और ये अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी सबसे लंबी नदी है नाइल रिवर के बाद। और बहने वाले देश जिनसे ये होके बहती है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और अंगोला, तंजानिया, रवांडा, इन सभी देशों से होके ये बहती है, और इसका रन ऑफ अटलांटिक महासागर में है, ठीक है। तो ये पश्चिम की ओर बहती है। और लास्ट बसती है हुआंग रिवर। हुआंग को जो है पीली नदी भी कहा जाता है, और ये चीन के कुनलुन पर्वत से निकलती है। चीन के कुनलुन पर्वत से निकलती है। इसकी लंबाई 4,670 किलोमीटर है, और इसका जो रन ऑफ मतलब कि मुहाना है वो पीला सागर में है, ठीक है, येलो सी में। तो चलिए आंसर इसमें ए था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, आईएमएफ के अनुसार किस देश में वर्ष 2024 में वैश्विक विकास में 16% योगदान देने की क्षमता है? फ्रांस, भारत, इटली, जर्मनी। तो देखिए, आईएमएफ जो है एक पब्लिकेशन निकालती है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, जिसकी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में भारत के अंदर ये क्षमता है कि वो पूरे वैश्विक विकास में 16% का योगदान दे सकता है, इसलिए आंसर हो जाएगा बी। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ उसने बताया है कि भारत की जो विकास दर है 2024 में वो 6.8% रहने की उम्मीद है। तो इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? क्या है युग्म? देखिए, बाईं तरफ दिए हैं आपके रेडियो आइसोटोप्स के नाम, और दाहिनी तरफ दिए हैं रोग जिनका उपचार किया जाता है। तो हमें देखना है इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला है कोबाल्ट 60, शरीर के अंतरंग के अवरोध का उपचार, ट्रीटमेंट ऑफ इंटरनल ट्यूमर्स ऑफ द बॉडी, ये सही दिया है। आयोडीन 131, ट्रीटमेंट ऑफ थायराइड ट्यूमर्स, सही है। फॉस्फोरस 32, ट्रीटमेंट ऑफ ल्यूकेमिया, ये भी सही है, इसलिए बचा डी गलत हो जाएगा। गोल्ड 198 रेटिनल डिफेक्ट्स को ट्रीट करने के लिए नहीं होता, बल्कि ये भी कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए प्रयुक्त होता है, ठीक है। तो आंसर आपका डी मिल जाएगा यहाँ पे। अच्छा, थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं इन सभी के बारे में। कोबाल्ट 60 जो होता है ये एक रेडियोधर्मी समस्थानिक है, जिसका उपयोग कैंसर कोशिकाओं को मारने के लिए विकिरण चिकित्सा में किया जाता है। यह शरीर के अंदरूनी अंगों के कैंसर जैसे कि स्तन कैंसर, फेफड़ों का कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर के उपचार में प्रभावी होता है। फिर है आयोडीन 131। तो आयोडीन 131 भी जो है एक रेडियोधर्मी समस्थानिक है, जिसका उपयोग थायराइड कैंसर के उपचार में किया जाता है। यह थायराइड ग्रंथि द्वारा अवशोषित होता है और विकिरण उत्सर्जित करता है, जो कैंसर कोशिकाओं को नष्ट कर देता है, ठीक है। और फॉस्फोरस 32 ये ल्यूकेमिया के ट्रीटमेंट में प्रयोग होता है। अच्छा, होता क्या है ल्यूकेमिया में? बोन मैरो में वाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं वो तेज़ी से बनने लगती हैं, एक्सेसिव बनने लगती हैं, बहुत बड़ी मात्रा में बनने लगती हैं। और ये जो सेल्स बन रही होती हैं इनको बड़ी मात्रा में क्या चाहिए होता है? फॉस्फोरस। तो हम फॉस्फोरस की जगह उसका एक आइसोटोप फॉस्फोरस 32 उसको सप्लाई कर देते हैं, और ये फॉस्फोरस 32 इन वाइट ब्लड सेल्स में जाके वहाँ पे विकिरण करने लगता है, मतलब कि रेडिएशन पैदा करता है, जिससे कि ये नष्ट हो जाती हैं, ठीक है। इस तरह से इनका उपचार हो जाता है। ये जितने भी आप रोग देख रहे हैं इन सभी में ये जितने भी आइसोटोप्स थे ये उन सेल्स में जाके एब्जॉर्ब हो रहे हैं, और फिर जो है
रेडिएट करके उन सेल्स को नष्ट कर दे रहे हैं, उन कैंसर सेल्स को। ठीक है, तो इनका जो मॉडस ऑपरेंडी है वो ऐसे सेम टू सेम है। तो इस तरह से हमारा आंसर यहाँ पे डी मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, निम्नलिखित जलडमरू मध्यों में से किस एक से निकाली गई सुरंग यूनाइटेड किंगडम ऑफ फ्रांस को जोड़ती है? ऑप्शन क्या क्या है? डेविस, डेनमार्क, डोवर या फिर जिब्राल्टर जलडमरू मध्य। तो देखिए, जलडमरू मध्य या स्ट्रेट एक जल निकाय होता है जो कि दो जल निकायों को जोड़ता है और साथ ही साथ दो स्थलीय भाग को भी अलग करता है। तो इन चारों ऑप्शन को हम लोग देख लेते हैं एक बार कि ये किन स्थलीय भागों को अलग करने वाले जलडमरू मध्य हैं। जिसमें पहला है डेविस जलडमरू मध्य। ये कनाडा के बैफिन द्वीप को ग्रीनलैंड से अलग करता है, तो ये हो जाएगा कनाडा प्लस ग्रीनलैंड। अच्छा, दूसरा है डेनमार्क जलडमरू मध्य। ये आइसलैंड और ग्रीनलैंड को अलग करता है, आइसलैंड और ग्रीनलैंड। डी ऑप्शन में है जिब्राल्टर जलडमरू मध्य। ये अफ्रीका के मोरक्को को स्पेन से अलग करता है। और सी में जो बचता है डोवर जलडमरू मध्य, ये इंग्लैंड को फ्रांस से अलग करता है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि किस जलडमरू मध्य में एक सुरंग निकाली गई है जो कि यूनाइटेड किंगडम ऑफ फ्रांस को जोड़ती है। तो जाहिर सी बात है कि ये सुरंग उसी जलडमरू मध्य में निकाली जाएगी जो कि फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में होगा, और जो कि है डोवर जलडमरू मध्य। आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोपाकबाना पुलिन कहाँ अवस्थित है? ए ब्यूनस आयर्स, बी हवाई द्वीप, सी रियो डी जेनेरो, डी वेलेट्टा। तो देखिए, कोपाकबाना पुलिन ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो के दक्षिण भाग पर अवस्थित है। यह पुलिन विश्व में सर्वाधिक सुंदर पुलिनों में से एक है, और लंबाई की बात की जाए तो इसकी लंबाई टोटल 4 किलोमीटर है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी रियो डी जेनेरो, जो कि कहाँ अवस्थित है? ब्राज़ील में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 है, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है? केवल लोकसभा में, संसद के किसी भी सदन में, संसद की संयुक्त बैठक में, या फिर केवल राज्यसभा में? तो देखिए, जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का सभापति भी होता है, तो उसको हटाने का जो संकल्प होगा उसको केवल राज्यसभा में लाया जा सकता है, इसलिए आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी। अच्छा देखिए, इसको हटाने की जो प्रक्रिया है वो संविधान के अनुच्छेद 67 बी में दी हुई है, और सिर्फ राज्यसभा में ही उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव रखा जा सकता है, जिसे राज्यसभा के सदस्यों के बहुमत से पारित किया जाना चाहिए, और उसके बाद लोकसभा की मंजूरी भी जरूरी होती है। अच्छा, किन स्थितियों में इसको हटाने की मतलब बात की जाती है या फिर प्रस्ताव लाया जाता है? ये स्थितियाँ दो होती हैं। पहला, जब उपराष्ट्रपति अपने कर्तव्यों को पूरा करने में असमर्थ हो, या फिर दूसरी ये स्थिति बनती है जब उन पर संविधान उल्लंघन या पद के दुरुपयोग का आरोप हो। अच्छा, पद के दुरुपयोग के मामले में महाभियोग की प्रक्रिया जो है अपनाई जाती है, जिसमें आरोपों की जांच के लिए एक समिति बनाई जाती है और राज्यसभा में बहस होती है, और अंत में राज्यसभा के बहुमत और लोकसभा के साधारण बहुमत से ही उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देखते हैं, लोलक की समयावधि किस पर निर्भर करती है? लोलक के द्रव्यमान के ऊपर, उसके लंबाई के ऊपर, समय के ऊपर, या फिर तापक्रम के ऊपर? तो देखिए, जो एक सरल लोलक होता है तो वो जब दोलन करता है दोनों तरफ, एक सरल दोलन जब करता है तो एक पूरा चक्कर लगाने में, मतलब कि ए पॉइंट से
बी पॉइंट तक जब जाएगा और उससे वापस ए तक आएगा, तो इतने में जो टोटल वो समय लेता है उसको उसका टाइम पीरियड कहा जाता है। और यही टाइम पीरियड पूछ रहा है कि किस बात पे निर्भर करता है। तो देखिए, टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला होता है टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, जहाँ पे 2 पाई जो है कांस्टेंट है और एल जो है ये लोलक की लंबाई हो गई और जी हो गया गुरुत्वीय त्वरण। तो ये भी एक तरह का कांस्टेंट है जी। तो निर्भर किस पे कर रहा है? निर्भर सोलली अंडर रूट एल मतलब कि लोलक की लंबाई पे कर रहा है। तो इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी, लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 21 है, चुंबकीय सुई किस ओर संकेत करती है? पूर्व, उत्तर, पश्चिम या आकाश की ओर? तो देखिए, जो चुंबकीय सुई होती है वो सदैव उत्तर की ओर संकेत करती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी का अपना एक चुंबकीय क्षेत्र होता है और किसी भी चुंबकीय क्षेत्र के साथ कोई भी चुंबकीय पदार्थ जो होता है वो खुद को संरेखित करने की कोशिश करता है। इसलिए जो चुंबकीय सुई होती है वो भी पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के साथ अपने को संरेखित करने की कोशिश करती है। इसलिए वो सदैव उत्तर की ओर संकेत करती है। आंसर हो जाएगा बी। यहाँ पे ऑप्शन मिस टाइप्ड हैं, ये बी होगा और ये सी है। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, हॉट मनी को भारत में आमतौर पर किसके पर्याय के रूप में जाना जाता है? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विदेशी मुद्रा भंडार, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश, पूंजी बाजार। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि हॉट मनी किसको कहते हैं। हॉट मनी से मतलब उन फंडों से है, मतलब उन निवेशों से है जिन्हें निवेशक जल्दी मुनाफा कमाने के लिए अलग अलग देशों या वित्तीय बाजारों में तेज़ी से घुमाते हैं या फिर तेज़ी से निवेश करके निकाल लेते हैं। उनको हम कहते हैं हॉट मनी। तो इसका एक ही उद्देश्य होता है कि लाभ कमाना। और अगर हम सेम फीचर्स की बात करें तो ये सेम फीचर्स मिलते हैं विदेशी पोर्टफोलियो निवेश में भी। इसमें भी निवेशक अपने पैसे को ले जाके दुनिया भर के जो स्टॉक मार्केट्स हैं, म्यूचुअल फंड मार्केट्स हैं या फिर बॉन्ड मार्केट्स हैं उनमें निवेश करते हैं और लाभ मिल जाने के बाद निकाल लेते हैं। इसलिए विदेशी पोर्टफोलियो निवेश को भारत में हॉट मनी के रूप में भी जाना जाता है। तो आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारतीय वायुसेना द्वारा हाल ही में किस नए पोर्टेबल अस्पताल डिज़ाइन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? शक्ति, भीष्म, वीरता या इनमें से कोई भी नहीं? तो देखिए, भारतीय वायुसेना ने हाल ही में भीष्म नामक एक नए पोर्टेबल अस्पताल डिज़ाइन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह एक क्यूब नुमा अस्पताल है जिसे आपातकालीन स्थितियों में त्वरित चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अच्छा, इसकी कुछ विशेषताएं आप जान लीजिए कि इसे केवल 12 मिनट में तैयार किया जा सकता है। मतलब इसकी असेंबलिंग जो है 12 मिनट में की जा सकती है। दूसरा, यह 200 मरीजों को समायोजित कर सकता है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। और इसमें ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू, एक्सरे सुविधा और अन्य चिकित्सा सुविधाएं भी शामिल हैं। और इसे हवाई मार्ग से पैराशूट द्वारा गिराया जा सकता है। अच्छा, इसका परीक्षण जो है 2 फरवरी 2024 को आगरा में किया गया। तो इस डेट को भी आप ध्यान रख सकते हैं। 2 फरवरी 2024 कहाँ पे? आगरा। प्रश्न ये भी पूछ सकता है का इसका पहली बार परीक्षण जो है किस शहर में किया गया? तो आगरा में किया गया। और आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? भीष्म हो जाएगा, बी। अगला करंट का क्वेश्चन देखते हैं। यूनेस्को ने हाल ही में मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में भारत के किस नृत्य को शामिल किया है? गरबा, झूमर, सरहुल या छऊ? तो देखिए, दिसंबर 2023 में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन मतलब कि यूनेस्को ने गुजरात के लोकप्रिय नृत्य गरबा को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया है। और यह भारत की 15वीं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है। गरबा होता क्या है? गरबा गुजरात में मनाए जाने वाले नवरात्रि के त्यौहार के दौरान 9 दिनों तक किए जाने वाला एक अनुष्ठानिक और भक्तिपूर्ण नृत्य है। यह त्यौहार स्त्री ऊर्जा या शक्ति की पूजा के लिए समर्पित है। इस नृत्य में लौ जलती कलश के चारों ओर होता है। तो आंसर इसमें हो जाएगा गरबा, ए।
लास्ट प्रश्न देखते हैं आज का। बिजनेस पत्रिका फोर्ब्स ने साल 2023 के लिए विश्व की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में कितने भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? 4, 6, 8 या 2? तो देखिए, फोर्ब्स ने ताकतवर महिलाओं की सूची में कुल 4 महिलाएं जो है भारत से उठा के रखी हैं। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा A4। कौन है ये 4 महिलाएं? पहली है निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण जो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, और इनको रैंक दिया गया है 32। ये वर्ल्ड वाइड रैंक है। सेकंड है रोशनी नादर मल्होत्रा। रोशनी नादर मल्होत्रा, इनको रैंक मिली है 60। तीसरी हैं सोमा मंडल। सोमा मंडल, ये इनको मिला है 70वां स्थान। और चौथी हैं किरण मजूमदार शॉ। किरण मजूमदार, इनको 76वां स्थान मिला है। अच्छा, निर्मला सीतारमण हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं। रोशनी नादर मल्होत्रा, ये कौन है? ये HCL टेक्नोलॉजी की चेयरपर्सन है। फिर उसके बाद जो 70वां स्थान प्राप्त किए हैं भारत से, वो है सोमा मंडल। ये स्टील अथॉरिटी की वर्तमान अध्यक्ष हैं या अध्यक्षा हैं। और किरण मजूमदार शॉ जो 76वां स्थान प्राप्त की हैं, ये बायोकॉन लिमिटेड और बायोकॉन बायोलॉजिक्स लिमिटेड की फाउंडर हैं, संस्थापक हैं। अच्छा, ये तो भारत के परिप्रेक्ष्य में हो गया। और अगर फर्स्ट रैंक की बात किया जाए तो यूरोपीय आयोग मतलब यूरोपियन कमीशन की जो अध्यक्षा हैं उर्सुला वान डेर लेयन। कौन? उर्सुला वान डेर, ये यूरोपियन कमीशन की अध्यक्ष हैं। इनको पहला स्थान दिया गया है। और इस रैंक को निर्धारित करने के लिए 4 आधार रखे गए थे। पहला है पैसा, दूसरा मीडिया, तीसरा प्रभाव और चौथा उस प्रभाव का क्षेत्र। तो इस मॉक टेस्ट को आज यहीं ख़त्म करते हैं। और आप हमें ज़रूर बताइए कि ये मॉक टेस्ट आपको कैसा लग रहा है, और आपके फीडबैक्स का हमें इंतज़ार रहेगा। आगे जुड़े रहने तथा अपनी तैयारी को अप टू डेट रखने के लिए प्रशस्त एकेडमी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।